हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज हम मार्शल थ्योरी एंड डिमांड एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में चर्चा करी है, क्योंकि कई चीज़ें रिलेटेड हैं वहाँ से। वहाँ यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो यह चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसके पहले वो वीडियो आप देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड एनालिसिस मार्शल क्या कहते हैं, क्या होता है डिमांड एनालिसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे देखिए हमने पिछला रिकॉल कर लिया है कि उपभोक्ता के व्यवहार में हमने क्या देखा था कि उपभोक्ता की संस्थिति का विश्लेषण यह मानकर किया जाता है कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी चर स्थिर हैं, ठीक है ना। सभी चरों को स्थिर मानकर हम उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। यदि चर स्थिर नहीं रहेंगे, चर का मतलब जो भी उपभोक्ता को व्यवहार को प्रभावित करेंगे, तो वो अगर बदलते रहेंगे तो आप सही से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एट ए टाइम यदि आप किसी मतलब मनोवैज्ञानिक कारण या उसकी आवश्यकताओं का जो है विश्लेषण करेंगे, लेकिन तब तक उससे रिलेटेड उसको प्रभावित करने वाले चर बदलते रहेंगे तो आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले सभी चर स्थिर हैं, ठीक। तो ये जो मांग विश्लेषण है ये क्या है, ये उपभोक्ता के व्यवहार, ठीक, या किसी वस्तु के संबंध में उपभोक्ता की मांग में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित है, ठीक है। और जबकि उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले चर परिवर्तित हों, यानी कि अब उपभोक्ता के व्यवहार को जो चर प्रभावित कर रहे हैं उनको हम वेरिएबल मान लेते हैं, यानी कि परिवर्तन मान के फिर हम मांग विश्लेषण के बारे में देखेंगे कि किस तरह से मांग प्रभावित होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किसी वस्तु की मांग जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो जब आप बाज़ार जाते हैं कोई भी वस्तु को ख़रीदने के लिए तो क्या क्या प्रभावित करता है आपको। तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, कमोडिटी यहाँ पे एक्स है, एक्स वस्तु है, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। उपभोक्ता की आय यानी कि आपकी इनकम क्या है, वो सॉरी अन्य वस्तुओं का मूल्य, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। या इसके अलावा आपका टेस्ट क्या है, रुचि क्या है, फैशन क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, संपत्ति, ये भी निर्भर करता है वस्तु की मांग पर, ठीक है। तो इन सब चरों का जो एक मतलब आश्रित होंगे इस पे उसका फलन संबंध होगा, जिसे हम मांग फलन कहते हैं। कैसे, ये है, ये डिमांड ऑफ यक्स कमोडिटी को दर्शा रहा है। ये किन किन चरों पे जो है वो निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, और जो हमने बात की उस टेस्ट क्या है, फैशन क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, इन सब चीज़ों पे वस्तु की डिमांड जो है वो निर्भर करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो वस्तु का मूल्य है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो उपभोक्ता की आय और वन्य वस्तुओं के मूल्य, तीन चरों को लेंगे हम यहाँ पे। कौन कौन सा, वस्तु का मूल्य लेंगे, उपभोक्ता की आय लेंगे और अन्य वस्तुओं का मूल्य लेंगे, ठीक है। तीन चरों को लेंगे और एक एक में परिवर्तन के बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इन दोनों को स्थिर कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो एक एक में परिवर्तन के बाद मांग में परिवर्तन यदि हम जानना चाहेंगे तो हमारे सामने कितने, तीन टाइप्स आएंगे, तीन रूप आएंगे। कौन कौन से आएंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्या आ सकता है, वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच में संबंध, वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच में संबंध, जबकि आपकी आय, आप मतलब उपभोक्ता, आपकी आय तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य को हम क्या कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। जब हम उपभोक्ता की इनकम और अन्य वस्तुओं के मूल्य को स्थिर मान लेंगे तो वस्तु की मांग और वस्तु के मूल्य के बीच में क्या संबंध होगा, तो ठीक है। तो वो डिमांड ऑफ कमोडिटी जो है उसको इस रूप से हम जो है दर्शा सकते हैं, ठीक है, कि वो केवल
डिमांड जो होगी वस्तु की वो प्राइस ऑफ एक्स पे निर्भर करेगी, जब क्या इनकम और प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी यानी कि अन्य वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल मूल्य के परिवर्तन का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे, और इसे क्या कहा जाता है, मूल्य मांग का नियम, प्राइस डिमांड थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी में क्वेश्चन बन सकता है, पीजीटी में भी बन सकता है, जीएससी लेक्चर में भी बन सकता है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बेसिक से एकदम रिलेटेड होता है और हम उसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। तो मूल्य मांग का नियम, प्राइस डिमांड थ्योरी कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यही विकल्प दे देगा कि क्या स्थिर है, क्या वेरिएबल है, मतलब किस चीज़ को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और क्या वेरिएबल है, इसी को बोल के फिर वो जो है ऑप्शन दे देगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड थ्योरी। किसको, जब वस्तु की मांग और वस्तु के मूल्य के बीच में संबंध हम देखेंगे, किस कंडीशन में, जब आय और अन्य वस्तुओं के मूल्य को हम क्या समझ लेंगे, कांस्टेंट समझ लेंगे, स्थिर समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उस वस्तु की मांग के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मार्शल का जो मांग का नियम है सामान्यतः वो इसी रूप में जाना जाता है। तो मार्शल जो मांग का नियम दिए हैं वो क्या दिए हैं कि जब वस्तु की मूल्य में बढ़ोतरी या उसमें कमी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी मांग में, जब आय, उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं के मूल्य क्या है, स्थिर हैं। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, आपकी आय और वस्तु की मांग के बीच में संबंध देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आय को परिवर्तन कर लिया गया, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करके देखा जाएगा। तो स्थिर क्या होगा, 3 चरों में बाकी 2 चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, जिसमें यक्ष वस्तु का मूल्य वो स्थिर मान लिया जाएगा और अन्य वस्तुओं का मूल्य भी स्थिर मान लिया जाएगा। केवल और केवल क्या परिवर्तित होगा, उपभोक्ता की इनकम, उपभोक्ता की आय जो होगी उसमें परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के कारण हम देखेंगे कि वस्तु की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए तो इसको जो है ऐसे दर्शा सकते हैं फलनात्मक रूप में, फंक्शन रूप में। ठीक है, कि डिमांड ऑफ कमोडिटी जो है वो इनकम में कैसे उसका रिलेशन होगा। तो इस स्थिति में प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी वो क्या होंगे, स्थिर होंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो है आय मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, आय मांग उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आय परिवर्तन हो रहा है तो आय का मांग के साथ क्या संबंध होगा, आय के घटने और बढ़ने का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय और मांग का नियम हो जाएगा। जैसे ऊपर क्या कह रहे थे हम, मूल्य मांग का नियम, तो यहाँ पे मूल्य बदल रहा था वस्तु का। ठीक है, चलिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वस्तु की मांग की प्रवृत्ति हम देखेंगे जब अन्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित हों। इस स्थिति में वस्तु का जो उस खुद की वस्तु का जो है, जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं उसका मूल्य स्थिर हो जाएगा और आपकी आय भी स्थिर हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी। तो इस स्थिति में वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी और इनकम क्या है, स्थिर हो गई है। इसको हम तिर्यक मांग या आणी मांग सिद्धांत कहते हैं, क्रॉस डिमांड थ्योरी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्रॉस डिमांड थ्योरी क्या है, आय मांग सिद्धांत क्या है और मूल्य मांग सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये जो तीनों हो गया, जिसको मतलब ये जो भी हम तीनों कंडीशन देखे हैं, मूल्य मांग सिद्धांत, आय मांग सिद्धांत और तिर्यक मांग सिद्धांत, ये तीनों कंबाइंड रूप में ही मांग सिद्धांत कहलाती हैं। मतलब अगर इन तीनों को आप संयुक्त रूप से देखेंगे तो ये मांग सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो हम एनालिसिस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो केवल मूल्य मांग का ही नियम है। मतलब साधारणतया हम ये
देखते हैं कि क्या मांग की क्या प्रवृत्ति होगी जो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, वो तो सूक्ष्म विश्लेषण हो जाएगा। फिर हम जब देखेंगे कि हमारी इनकम में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा जब हम गहराई में अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा। जो ऊपरी सतह पे हम एक मतलब ऐसे ही से देख लेते हैं कि बाज़ार में क्या प्रभाव पड़ रहा है मांग का, तो वो उस वस्तु की मूल्य का सीधा सीधा हम देखते हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मांग क्या होती है देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मांग, चलिए मांग की परिभाषा मान लीजिए आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया, या जीआईसी लेक्चरर के मेंस में लिखने के लिए आ गया, या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है वहाँ पे आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे कह रहा है मांग क्या होती है, समझिए, किसी दिए गए समय में, ठीक है, एट अ टाइम कह रहा है, दिए हुए मूल्य पर कोई उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं क्रय करता है, मतलब खरीदता है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। फिर से समझिए, किसी दिए गए समय में, ठीक है, किसी दिए गए समय में दिए हुए मूल्य पर कोई उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं क्रय करता है, जो वस्तु की विभिन्न मात्राओं को खरीदता है, उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, मांग के साथ मूल्य का उल्लेख आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इस बात को, क्योंकि बिना मूल्य के उल्लेख के मांग का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण मतलब क्या हो सकता है, मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राएं मांगी जाएंगी तथा मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है। आप सीधी सी बात देखिए, आप बाजार जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं आप, ठीक है, यदि सभी कंडीशन मतलब साधारण होंगी, कोई बहुत मतलब आपको बहुत ज़रूरी आवश्यकता नहीं है, या आप ऐसे बेमन से मार्केट चले गए हैं, तो ये सब थोड़ा सा अलग स्थितियाँ हो जाती हैं। यदि हम एक जनरल फॉर्म में लेंगे, साधारण स्थितियों में लेंगे, तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप किसी वस्तु की मात्रा को खरीदते समय सबसे पहली जो चीज़ आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है कि उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात यही आती है साधारण कंडीशन में। यदि कंडीशन अलग है तो फिर वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना महामारी में कुछ लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए ही था एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनके जीवन की बात थी, उनके लाइफ की बात है, तो वहाँ उसके मूल्य को नहीं देखेंगे, क्योंकि जीवन बचाना सर्वोपरि है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सिंपल कंडीशन में आप जब भी मार्केट जाएंगे तो सीधे आपका व्यवहार उस वस्तु की मात्रा खरीदने पर क्या होगा कि उसका मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मार्शल के मांग का नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं पिछले लेक्चर से, इसीलिए हमने कहा है कि इसके पहले उसको देख लीजिए। अच्छा, वो आपको नहीं मिल रहा है अगर वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्शल का मांग का नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है। भाई मार्शल अभी शुरू में हमने देखा था कि मार्शल जो है वो उपयोगिता का माप कैसे करते हैं, संख्यात्मक तौर पे करते हैं, और ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वस्तु का जितना ज़्यादा स्टॉक आप उपभोग करेंगे तो क्या होगा, उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है। किसकी, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, पर उपभोग की क्रिया के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, ये भी इन्होंने बताया था। एक एक पॉइंट अभी आने वाले डिमांड एनालिसिस में काम आएंगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंफर्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कितनी बात कह रहे हैं, मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है, और दूसरी बात कहते हैं जैसे जैसे आप वस्तु की मात्रा ज़्यादा उपभोग करेंगे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी होगी। ठीक है, और तीसरी बात क्या कह रहे हैं, उपभोग की क्रिया के दौरान मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता क्या है वो स्थिर रहेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को मान के फिर मार्शल ने मांग के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा
उस वस्तु के मूल्य के बीच विलोम संबंध पाया जाता है। क्या कह रहे हैं ये, ध्यान दीजिएगा। वस्तु की मांगी हुई मात्रा तथा उस वस्तु के मूल्य के बीच विलोम संबंध पाया जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी वस्तु की का मूल्य गिरता जाएगा या कम हो जाएगा, वह वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी। और इसके विपरीत उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाएगा उसकी मांग घटती जाएगी। ये भाई व्यवहारिक बात है। आप बाज़ार में जाइए, मान लीजिए आज आप गए हैं, आज आपको आम खरीदना है, तो आज आम है 40 रुपये किलो, तो आप 1 किलो लेके चले आएंगे। ठीक है, अगले दिन गए, कम हो गया दाम, मतलब 20 रुपये किलो हो गया, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा आम उठा लाएंगे। फिर अगले दिन गए, मान लीजिए तो पहले 40 था, अब 80 हो गया, तो आप कम खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो क्या होता है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी कम मात्रा आप खरीदेंगे, और जब वस्तु का दाम जो है घट जाएगा, का उसका मूल्य घट जाएगा, तो उसकी ज़्यादा मात्रा आप खरीदेंगे। ठीक है, चलिए, तो वही बात हुई, मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है। किसकी, उस वस्तु की। ठीक है, तो मार्शल के अनुसार dx और px, dx का मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी x और प्राइस ऑफ x के बीच क्या हो गया, विपरीत फलनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मूल्य में कमी मांग में वृद्धि लाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये इस आधार पे एक विशेष व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत मांग वक्र का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो इस चित्र में आप देखिए, ये जो है डी जो है वो मांग वक्र है, ये डी। ठीक है, ये क्या है, ये मांग वक्र है जो वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है। एक्स अक्ष पे हमने मात्रा ले ली है वस्तु की, और वाई अक्ष पे हमने क्या ले लिया है, वस्तु का मूल्य ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब उसका मूल्य 20 रुपये रहता है तो हम उसकी कितनी इकाई खरीदते हैं, 30 इकाई खरीदते हैं। जब उसका मूल्य घट के 15 रुपये हो जाता है तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं, 40 इकाई खरीद लेते हैं। इसी तरह जब उसका मूल्य 10 रुपये हो जाता है तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए पहले 5 रुपये है, हम 70 इकाई यूज करते हैं, लेकिन उसका दाम बढ़ जा रहा है तो वस्तु घटती जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मांग वक्र जो होता है वो मूल्य अक्ष को स्पर्श कर सकता है। मूल्य अक्ष मतलब वाई अक्ष को, मांग वक्र इसको स्पर्श करता है, यानी कि यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु का जब अत्यंत ऊंचा मूल्य हो जाएगा तो वस्तु की मांग शून्य भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यह वक्र वस्तु अक्ष को टच नहीं करेगा। ठीक है, यह वस्तु यानी कि एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, यानी कि उसका मूल्य अगर कम होगा तो उसकी मात्रा जो है वो मांगी ही जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ। चलिए अब इसके लिए मान्यता कह लेते हैं। चलिए मान्यता देख लेते हैं। मान्यता में कह रहे हैं कि लोगों की आय यथा स्थिर रहे, यानी कि आय में कोई परिवर्तन ना हो। अन्य वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे, लोगों की रुचि में परिवर्तन ना हो, यानी कि आपके टेस्ट में परिवर्तन ना हो। ठीक है, और जो वस्तु आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई नई स्थानापन्न वस्तु प्रयोग में ना आए। ठीक, वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन इस आशा को जन्म ना दे कि भविष्य में मूल्य और बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि जब जो भी वस्तु ले रहे हैं उसके मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप इस बात से सशंकित नहीं हो रहे हैं कि भविष्य में उसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर आप इस बात से सशंकित होंगे तो फिर यहाँ पे मांग का नियम फेल हो जाएगा। यदि आप सशंकित हो जाएंगे कि भविष्य में बहुत ज़्यादा उसका दाम बढ़ जाएगा, तो बावजूद इसके कि अभी उसका मूल्य ज़्यादा है, आप उसकी ज़्यादा मात्रा क्रय करके उसको रख लेंगे कि भविष्य में हमको इस पे ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। या फिर आप सोचें कि अभी आने वाले समय में इसका वस्तु का दाम जो है बहुत नीचे गिर जाएगा, तो भले ही अभी मूल्य कम है लेकिन उसकी आप ज़्यादा मात्रा नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में आपको आशा है कि उसका जो है
बहुत ज़्यादा उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो इस आशा को जन्म ना दे। ठीक है, मतलब आप सशंकित नहीं होंगे, आप एक नॉर्मल मतलब सामान्य व्यवहार करेंगे उसके प्रति। ठीक है, अब चलिए मांग वक्र का स्वरूप देख लेते हैं। कह रहा है कि मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। क्यों होता है? इसमें सीमांत उपयोगिता हास नियम लगेगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्यों गिरता हुआ होता है। चलिए मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर गिरने की धारणा की अधिक सरल तथा प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या सीमांत उपयोगिता हास नियम के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हास नियम के आधार पर ही हम समझेंगे कि मांग वक्र क्यों दाहिनी ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि उत्तरोत्तर गिरती हुई सीमांत उपयोगिता के साथ मूल्य का गिरना आवश्यक है, तभी अधिक वस्तु का क्रय हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य ले लिए हैं और यहाँ वस्तु की मात्रा ले लिए हैं। ठीक, तो इसको आप समझने के लिए एक फार्मूला था जो हमने देखा था वहाँ पे क्या था वो, MUX इंटू PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंटू उसका प्राइस, जो किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को ये क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट मान लिए हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता का हॉस नियम लागू हो रहा है, यानी कि इसमें कमी आ रही है। तो जब इसमें कमी आएगी तो फिर ये इक्वल है, तो फिर ये असंतुलित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें जब कमी आएगी तो फिर इसमें भी कमी करनी पड़ेगी। तो जब इसमें कमी करनी पड़ेगी तो उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेंगे हम। ठीक है, यही इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे अभी जो हमने चर्चा किया कि वहाँ पे मूल्य गिरता जाएगा, वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ती जाएगी और इसके बीच संबंध जो है व्यक्त करने वाला मांग नीचे दाहिनी ओर झुकता जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मान लीजिए पहले किसी वस्तु का मूल्य P था, तो P पे वो OQ1 जो है मात्रा को उपभोग करता था, लेकिन उसके दाम में जब P2 हो गया, कमी हो गई, तो वो उसकी ज़्यादा मात्रा का क्रय कर रहा है OQ2। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो है विश्लेषण है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख लेते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम तथा मांग वक्र का नीचे दाहिनी ओर गिरना। ठीक है, तो यहाँ मार्शल के अनुसार जो है उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या संस्थिति की स्थिति में कब होगा, जब ये स्थिति होगी, MUX/PX इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M। तो यह इसका क्या मतलब हुआ कि वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसके मूल्य के अनुपात, उसके मूल्य का अनुपात जो है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो कि स्थिर है के बराबर हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको क्या माना गया है, स्थिर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया गया, MUX इक्वल टू MUM इंटू PX। ठीक है, तो इसके स्थिर रहने की स्थिति में क्या होगा, PX की गिरावट के साथ MUX का गिरना आवश्यक है, और MUX तभी गिरेगा जब X की अधिक मात्रा का उपभोग करेंगे। हमने पढ़ा है ना, ये चीज़ें हमने मान्यता में भी ली है, ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब हम वस्तु की अधिक मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की घटती जाती है। ये पढ़ चुके हैं ना हम, तो वही चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा। ठीक, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गिरेगा तो X की अधिक मात्रा का उपयोग होगा। ठीक है, और PX की गिरावट के साथ MUX का गिरना आवश्यक है। तो यहाँ से ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक, तो यानी कि ये ऋणात्मक मूल्य मांग प्रदर्शित करेगा मांग वक्र। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जब मांग वक्र नीचे दाहिनी की ओर गिरता हुआ ना हो। ये क्या होगा, ये अपवाद की स्थिति होगी। यहाँ पे मूल्य मांग संबंध क्या होगा, धनात्मक होगा। साधारण परिस्थितियों में आपसे पूछा जाएगा कि मूल्य मांग संबंध क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जब अपवाद स्वरूप आएगा तो वो संबंध धनात्मक आ जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होगी, ठीक है, यानी कि एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीद रहा है, समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए खरीद रहा है। जैसे उसमें हीरे या आभूषण आदि या बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट वस्तु हो गई जो हम आयात करते हैं, कोई बहुत महंगी गाड़ी हो गई, ठीक है, यानी कि वह वस्तु यदि उसके पास रहेगी तो समाज में लोग मानेंगे कि उसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, वस्तु की उपयोगिता ही यही होती है कि जितना उसके मूल्य में वृद्धि होगी उतना उसको खरीदा जाएगा, किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा, लेकिन दूसरे लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें उल्टा हो जाती हैं। वो खरीदेगा उसको निश्चित तौर पे, क्योंकि अपने आप को प्रतिष्ठा के तौर पे वो समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है। यदि गिफिन वस्तु हो गई तो गिफिन वस्तु का मतलब क्या होता है, निकृष्ट वस्तुएं जो है कि आय प्रभाव इतना अधिक धनात्मक हो कि वह ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर दे। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लिखा गया है, इसको हम जब प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। गिफिन वस्तुओं के मतलब आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप क्या बाजरा की रोटी यूज करते हैं, ठीक है, बाजरे की रोटी यूज करते हैं, लेकिन क्या हुआ, बाजरे का दाम जो है वो और गिर गया, ठीक है, मूल्य कम हो गया, तो आप ज़्यादा बाजरा नहीं खरीदेंगे, जो वहाँ से बचत होगी उस मूल्य का आप गेहूँ खरीदेंगे। तो जब वस्तु का दाम गिरेगा, ठीक है, यदि वह गिफिन वस्तु है और उस वस्तु का दाम गिर रहा है तो आप उस वस्तु को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उस पे बचत की गई मुद्रा से आप और एक अच्छी वस्तु का उपभोग करना चाहेंगे। तो ये होता है गिफिन वस्तु के संदर्भ में, ठीक है। मूल्य की वृद्धि का डर अथवा कमी की आशा, यह भी हम बताया कि मतलब जब कोई विपरीत परिस्थितियां आने वाली हों आगे, आपको आशंका है कि वस्तु का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा या वस्तु का मूल्य बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मांग का नियम नहीं लागू होगा, यानी कि यदि वस्तु का मूल्य गिरेगा तो भी आप ज़्यादा नहीं खरीदेंगे इस आशा से कि भविष्य में यह और सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इसका चर्चा भी पीछा कर लिए हैं। अच्छा, इसी में देखिए जीवन निर्वाह के लिए जो अनिवार्य वस्तु होती है उसकी भी चर्चा हो गई है, ठीक है। जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तुएं, जैसे इस महामारी में आप देखिए कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इन सब चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके बावजूद कि उसके मूल्य बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये वस्तुएं क्या थी, ये जीवन निर्वाह से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि उसका मूल्य कितना है, आप उसका यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, फिर भी मांग में कमी नहीं आएगी, आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी आप लेंगे ही, चाहे जितना उसका मूल्य बढ़ जाए। तो ये था एक व्यक्तिगत मांग वक्र के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि बाजार मांग वक्र क्या होता है, ठीक है। तो बाजार मांग वक्र, भाई देखिए बाजार कैसे बनता है, जितने उपभोक्ता जाएंगे उनको मिलके ही बाजार बनेगा ना। तो एक व्यक्ति की हमने व्यक्तिगत मांग वक्र देखी, तो सभी का व्यक्तिगत मांग वक्र जब आप ऐड कर लेंगे, उसको सामूहिक रूप से देखेंगे, वही तो ना होगा बाजार मांग वक्र, समझिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट समयावधि में दी गई मौद्रिक आय, रुचि, अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि के साथ एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने के लिए इच्छुक है वह उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ये व्यक्तिगत मांग बता दिए, जिसकी चर्चा भी हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा जो विशिष्ट समयावधि में सभी उपभोक्ता, देखिए सभी उपभोक्ता आ गया ना यहाँ पे, किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक है, वह उस वस्तु की बाजार मांग होगी। यानी कि सभी उपभोक्ताओं के मांग वक्र को जब हम शामिल कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, उस वस्तु की मांग, बाजार मांग हो जाएगी, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा P1 मूल्य पर X वस्तु की मांग D1, D2, D3, Dn है, यानी कि n उपभोक्ता हैं, पहले की D1 है डिमांड, दूसरे की D2 है, तीसरे की D3 है और n जो आखिरी है उसका Dn है। तो P1 मूल्य पर बाजार मांग क्या हो जाएगा, D1, D2, D3, Dn का योग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए चित्र में भी बताया गया है,
यहाँ पे दो लोगों को लिया गया है, ये DA है और ये DB है, फिर दोनों को ऐड करके ये हो गया आपका बाजार मांग वक्र। ये एक व्यक्ति का है, ये दूसरे व्यक्ति का है, दोनों का ऐड कर देंगे तो ये बाजार मांग वक्र मान लिया जाएगा, यह मानकर कि बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं। फिर यहीं से आप इस बात को समझ लीजिए कि बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उनका जो मांग वक्र होगा उनको आप ऐड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बाजार मांग वक्र हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि मतलब बाजार मांग वक्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं का जो मांग वक्र होता है उसका संयुक्त या उसका योग ही क्या कहलाता है, बाजार मांग वक्र कहलाता है। ठीक है, चलिए मांग के नियम के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। अभी हमने देखा था ना 3 रूप हो सकते हैं, मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिर्यक मांग। मूल्य मांग में क्या होता है, मूल्य स्थिर रहेगा वस्तु का और उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं की मूल्य क्या होगा, स्थिर होगा। आय मांग में क्या होगा, उपभोक्ता की आय स्थिर हो जाएगी, वस्तु के उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा और उस वस्तु की मूल्य में और अन्य वस्तुओं के मूल्य में क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। आड़ी या तिर्यक मांग में क्या हो जाएगा, अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होगा और वस्तु का मूल्य जो है और आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है ये मूल्य मांग हो गया, जहाँ पे डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी पे मतलब डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने व्याख्या की वो इसी से रिलेटेड थी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा तीसरे में लिख लिया है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि पहले इसको लिखना चाहिए था। तो मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या जो है आय मांग वक्र कहलाते हैं। इनकम डिमांड, जिसमें क्या है उसकी इनकम जो है वेरिएबल हो जाती है और अदर चीज़ें जो है कांस्टेंट हो जाती है। और जो है इसमें तिर्यक मांग में या आड़ी मांग में क्या हो जाता है, अन्य वस्तु के मूल्य पर निर्भर कर देगी वस्तु की डिमांड। ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, अन्य वस्तुओं के मूल्य में हम उतार चढ़ाव देख के वहाँ से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है जब मतलब अन्य वस्तुओं के मूल्य के बीच अन्य वस्तुओं का मूल्य जब वेरिएबल हो जाता है तो क्या होता है, यानी कि आड़ी मांग और वस्तुओं के मांग के बीच में हम उसका फलनात्मक संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्थापन्न वस्तु आ जाएगी, यहाँ पे है ना स्थापन्न वस्तु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु की मांग तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के बीच 2 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, पहला कि जब वस्तु के मूल्य में कमी आए तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी ला दे। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मांग में कमी ला दे, तो ऐसी वस्तुओं के क्या होती हैं, परस्पर स्थापन्न कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी। ठीक है, मान लीजिए चाय का दाम जो है बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको छोड़ के कॉफ़ी का यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु हो जाएंगी, एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरे के मांग में कमी ला दे, या एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि दूसरे के मांग में वृद्धि ला दे। ठीक है, दोनों चीज़ें संभव हो जाएंगी। जैसे इसको थोड़ा और अच्छे से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप चाय और कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी 10 रुपए की मिलती है और चाय 7 रुपए की एक कप मिलती है। तो मान लीजिए चाय का दाम बढ़ के हो गया 11। ठीक है, तो आप क्या यूज करने लगेंगे, कॉफ़ी यूज करने लगेंगे। ठीक है, अगर कॉफ़ी के दाम में गिरावट आ गई तो इसका मूल्य स्थिर है तो आप चाय छोड़ के कॉफ़ी पे आ जाएंगे। तो मतलब जब एक वस्तु की मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मूल्य में कमी ला दे, या एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं तिर्यक मांग या आड़ी मांग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चित्र पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है। इसको देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर दें तो आपको समझ में। देखिए यहाँ पे x वस्तु का मूल्य लिया गया है, यहाँ पे y वस्तु का मूल्य लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए स्थापन्न वस्तुओं की बात की गई है। तो इस स्थिति में
जब एक वस्तु के मूल्य में कमी आ रही है तो दूसरे वस्तु के मांग में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रही है। ठीक, और जब एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो दूसरे वस्तु में क्या हो जा रहा है, उसकी मांग में वृद्धि हो जा रही है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि y का मूल्य OP से बढ़ के क्या हो जाता है, ये y का मूल्य OP है, इसका मूल्य बढ़ के क्या हो जाता है, OP1 हो जाता है। तो x वस्तु की मांग क्या होगी, OQ से बढ़ के क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि y वस्तु का मूल्य बढ़ गया है तो y वस्तु का कम इस्तेमाल होगा या x वस्तु का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में ये बातें हुई। फिर कुछ वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि लाएगी, और ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। यहाँ पे जैसे आप सवाल बन सकता है कि एक वस्तु के मूल्य में जब कमी होगी तो दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि ला दी जाएगी, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी। ऑप्शन में दिया रहेगा स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, दोनों कहलाएंगी या दोनों में से कोई नहीं। तो आप यहाँ जब क्लियर है आपको तो आप पूरक वस्तुएं सही कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं में क्या कहलाता है कि एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु के मांग में वृद्धि ला दे। ठीक है, तो ये स्थिति क्या होती है, ये पूरक वस्तुओं की स्थिति में होती है। यहाँ पे कलम और स्याही का एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं के मांग और मूल्य के बीच में क्या पाया जाता है, विलोम संबंध पाया जाता है। ठीक है, इस चित्र में देख लीजिए जो DD वक्र है वो क्या है, y वस्तु के मूल्य और x वस्तु की मूल्य के बीच में फलनात्मक संबंध को व्याख्या स्पष्ट करता है। ठीक है, तो जब DD से क्या स्पष्ट है, जब y का मूल्य OP1 से घट के OP हो जा रहा है। देखिए पहले इतना मूल्य था, फिर यहाँ से घट के ये हो गया P, यानी कि OP किसका, y वस्तु का। तो क्या होगा, तो x वस्तु की मांग OQ से बढ़ के OQ1 हो जाती है। तो पहले जब इतना था तो x वस्तु OQ, लेकिन जब यहाँ पे दाम बढ़ गया तो इसकी मांग x की मात्रा बढ़ गई, OQ1 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं अब आय, मांग और उपभोक्ता की आय तथा वस्तु के मांग के बीच फलनात्मक संबंध, यानी कि ये जब आपकी इनकम पे डिपेंड करे, डिमांड वस्तु की। ठीक है, आपकी इनकम वेरिएबल हो जाए और जो है उस वस्तु का प्राइस कांस्टेंट है और अदर कमोडिटी का भी जो मूल्य है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए इस स्थिति में क्या हो सकता है कि निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर क्रय करने के लिए तैयार है। तो आय मांग वक्र आय तथा वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के बीच में संबंध प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसकी इनकम। तो इस स्थिति में वस्तुएं कितनी प्रकार की हो जाएंगी, 2 प्रकार की हो जाएंगी। तो दोनों प्रकार के समय उसका जो आय मांग प्रभाव होगा वो अलग अलग होगा। कैसे होगा, इस बात को समझिए कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, वो उस वस्तु के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो एक हो जाएगी सामान्य किस्म की वस्तु, एक हो जाएगी निम्न किस्म की वस्तु। ठीक है, तो जहाँ उत्तम किस्म की बात होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मांग आय वृद्धि के साथ बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर वो वस्तु उत्तम किस्म की है तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो उस वस्तु का जो है मांग आप बढ़ा देंगे। लेकिन जो निम्न कोट की वस्तु होगी उस पे मांग आय की वृद्धि के बढ़ने के साथ कम होती जाएगी। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप जो खराब वस्तु है उसका इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। पहले आपकी आय कम थी तो आप मजबूरी में करते थे, लेकिन अब आप उस वस्तु को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है और आप दूसरी वस्तु खरीदने में सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो आय मांग प्रभाव में सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में हम इसको देख लेते हैं। यहाँ चित्र से देखिए, यहाँ पे सामान्य वस्तु के संदर्भ में दिखाया गया है। सामान्य वस्तु में क्या कह रहा है कि जब इनकम आपकी पहले थी OY1, अब आपकी इनकम बढ़ के क्या हो गई, OY2 हो गई। तो पहले आप Y इनकम पे OQ वस्तु
इस्तेमाल करते थे या ये मांग थी आपकी, जब बढ़ गई तो वस्तु की ज़्यादा मांग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो वस्तु खराब है, निम्न कोटि की वस्तु है, तो सब पहले आपकी इनकम क्या थी, OY1 थी, तो आप उसका इस्तेमाल Q1 करते थे। लेकिन अब जब आपकी वस्तु आय बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप उसकी कम मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसकी मांग में कमी ला देंगे। तो ये निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में आय जब आपकी बढ़ेगी या घटेगी तो क्या स्थिति होगी, और ये सामान्य वस्तु जैसे अच्छा घटने की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपकी पहले इनकम थी OY2, तो आप निम्न कोटि की वस्तु थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आपकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, वो घट के OY1 रह गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दूसरी वस्तु को छोड़ के निम्न कोटि की वस्तु को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आप व्यवहारिक रूप में देखिए और थोड़ा सा सोचिए तो प्रायः ऐसा समाज में होता है, ठीक है। लोग अपनी आय के अनुसार वस्तुओं की प्राथमिकता तय करते हैं। आपकी आय बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, तो आप सारी कमोडिटी को यूज़ करेंगे जो एकदम ब्रांडेड होगी, भले ही महंगी हो, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप क्या करेंगे, आप सस्ती वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप ब्रांड नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तो ठीक है। तो यही जो यहाँ पे अभी हमने कहा वही सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं मांग में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन मतलब मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, दो चीज़ें हो सकती हैं। मांग में परिवर्तन की अगर दृष्टि से देखेंगे तो मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन हो सकता है। ये दोनों स्थिति कैसी होगी, बाकी चीज़ें क्या हैं, समान हैं, सामान्य स्थितियां हैं, ठीक है। तो जब मूल्य में कमी होगी तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहेंगे। यहाँ देखिए चित्र में समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए पहले आप ई पे जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति थी और उस वस्तु का दाम कितना था, P1 था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब उस वस्तु का दाम बढ़ के OP3 हो गया। तो क्या होगा, पहले आप OQ1 मात्रा यूज़ करते थे, वस्तु का मूल्य बढ़ने की वजह से अब आप कम मात्रा यूज़ करेंगे OQ2, तो क्या हो गया, संकुचन हो गया ना, कम हुआ। संकुचन का मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यदि वस्तु का दाम OP1 से घट के OP2 हो गया तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा वस्तु का इस्तेमाल करेंगे OQ2, यानी कि उस वस्तु के प्रति आपकी मांग क्या बढ़ जाएगी, मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि विस्तार हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, विस्तार। यानी कि E से E1 पर आ रहा है तो संकुचन हो रहा है, E से E2 पे आ रहा है तो विस्तार आ रहा है। कभी कभी परीक्षा में यही चित्र बना के दे देता है और पूछ लेता है कि संकुचन की स्थिति में क्या मतलब कहाँ पे संकुचन की स्थिति दर्शाई जा रही है, तो E से E1 लिख देंगे आप संकुचन की स्थिति। विस्तार पूछ लेगा तो E से E2 कर लेंगे। तो ये एक ही मांग रेखा होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, संकुचन हो जाएगा। कब, जब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। विस्तार हो जाएगा कब, जब वस्तु का दाम घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका विस्तार और संकुचन, मांग रेखा वही है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मांग वक्र का विवर्तन हो रहा है। मांग वक्र का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है, यानी कि मांग में वृद्धि, प्रकर्षण और मांग में कमी अथवा विकर्षण, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण, कौन से निर्धारक तत्व, जो आपके मांग को प्रभावित करते हैं। तो एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए तो मांग वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वस्तु का मूल्य वही है और जो अन्य निर्धारक तत्व हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण उसी मूल्य पे मांग में वृद्धि हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकर्षण, मांग में वृद्धि कहेंगे। यानी कि D2 से क्या हो जाए, D3 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसके विपरीत जब एक ही मूल्य पर क्या हो जाए, मांग पहले की तुलना में कम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, विकर्षण कहेंगे। यानी कि D2 से क्या हो जाए, D1 हो जाए, तो ये विकर्षण की स्थिति होगी और ये क्या होगी, प्रकर्षण की स्थिति, यानी कि इसमें वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई। चलिए अब इसमें देख लेते हैं
कि मांग के निर्धारक तत्व अथवा मांग के प्रकर्षण और विकर्षण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कारणों में सबसे पहला कारण क्या लिखा है कि उपभोक्ता की आय तथा संचित धन की मात्रा। ठीक है, तो ये मतलब उसकी मांग जो है उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, और क्रय शक्ति उसकी आय और उसके पास संचित धन अथवा संपत्ति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो उसकी आय और संचित धन की मात्रा पर भी ये कारण जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा रुचि, फैशन और रीति रिवाज, यानी कि किसी स्थान पर आपका टेस्ट बदल जा रहा है, कोई नया फैशन आ जा रहा है, तो भी इन चीज़ों में मतलब उसके डिमांड में प्रकर्षण या विकर्षण होगा। ठीक है, आय तथा धन का जब असमान वितरण होगा, इस स्थिति में भी मांग में प्रकर्षण और विकर्षण हो जाएगा। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या भी इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग में प्रकर्षण हो रहा है या विकर्षण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे उस वस्तु की मांग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या जो है अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा, वस्तु की मांग अधिक होगी, भले ही उसका मूल्य जो है स्थिर रहे, लेकिन यदि उपभोक्ताओं की संख्या कम हो गई तो मांग कम हो जाएगी, क्योंकि बाजार की मांग वही होती है ना जो उपभोक्ताओं की कुल मांग होती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, पांचवी बात क्या हो जाएगी, भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशा। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जब भविष्य में कोई मतलब जैसे विपरीत परिस्थितियां आने वाली हों या बहुत ही आदर्श परिस्थितियां आने वाली हों, तो उस स्थिति में मनुष्य की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, तो वहाँ पे प्रकर्षण या विकर्षण की स्थिति होगी, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन वस्तु के उस समय नहीं हो रहा है, वो भविष्य की आशा की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, छठवां है जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या यानी कि वृद्धि होगी तो मांग ज़्यादा हो जाएगी, जैसे खाद्यान्न की मांग, कपड़ों की मांग। ठीक है, और यदि कम है तो कम हो जाएगी, जनसंख्या कम होगी तो मांग कम हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, देखिए मुद्रा की मात्रा क्रय शक्ति को निर्धारित करती है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा मतलब समझ रहे हैं, आपके पास जैसे 100 रुपये है 200 हो जाए, ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से जैसे मुद्रा की मात्रा ज़्यादा रहेगी बाज़ार में तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जब बाज़ार में मुद्रा ही नहीं है तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी डिमांड में प्रकर्षण और विकर्षण देने की स्थिति में होता है। ठीक है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमत, ये भी आप चर्चा कर ही चुके हैं। इसकी चर्चा कहाँ की गई है, आड़ी या तिर्यक मांग में, इसी वीडियो में पीछे थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या है, जलवायु पर भी निर्भर करती है। भाई जलवायु का मतलब कि जैसे जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, बरसात आ गई तो छातों की मांग जो है बढ़ गई। ठीक है, गर्मी में एसी और फ्रिज और कूलर की मांग बढ़ जाती है, ठंडी में हीटर की मांग बढ़ जाती है। तो जलवायु भी इस पे जो है इसका निर्धारण करता है। ठीक सॉरी, व्यापार की दशा। ठीक है, व्यापार की दशा मतलब जैसे मान लीजिए मंदी है तो मंदी में वस्तु की मांग कम रहेगी, समृद्धि काल है, बूम है तो रोज़गार में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, तो ये व्यापार की दशा हो गया। बचत तथा उपभोग की प्रवृत्ति देख लीजिए, यदि लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाए यानी कि बचत कम हो जाए तो व्यय ज़्यादा होगा, मांग ज़्यादा होगी, लेकिन आदमी बचत करने की ज़्यादा सोचेगा तो उपभोग कम करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। औद्योगिक विकास को अगर आप लेते हैं तो औद्योगिक विकास जो है आर्थिक विकास और मांग पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो उनकी मांग में वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये मांग के कुछ निर्धारक तत्व थे और इनका क्या मांग पर प्रभाव पड़ता है इसका डिस्कशन हमने कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब हम आ गए इस स्थिति में कि मार्शल के समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर मांग वक्र का व्युत्पादन कर लेंगे। यहाँ पे मतलब मांग वक्र का मतलब उसको डेराइव कर लेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मांग वक्र क्या है, वो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके मूल्य के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी जो क्रेता होगा, उपभोक्ता होगा,
वो किसी भी वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। यानी कि उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होगी उसी के बराबर मूल्य देगा। इस चीज़ का निर्धारण हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यानी कि x की सीमांत उपयोगिता और x का मूल्य में जो अनुपात होगा वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी। और मार्शल क्या मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो क्या है वो स्थिर है। ठीक है, मार्शल क्या मानते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो स्थिर है। तो इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि MUX अपान PX इक्वल टू MUM है। यहाँ आप समझ लीजिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है, ये प्राइस ऑफ X है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। X क्या है, X एक कमोडिटी है, हमने मान लिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X यानी कि कमोडिटी जो किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ X के और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस बात को आप इस फार्मूले से लेके हम चलेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। इस फार्मूले को याद करिए, अभी आप देखिए, इसी से हम इसको ड्राइव कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम केवल यहाँ पे फिगर पे देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, उस फार्मूले को लिख लेते हैं। देखिए वो फार्मूला क्या है, MUX इक्वल टू क्या है, PX इंटू MUM। ठीक है, चलिए अब इसका जो है विश्लेषण हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब क्या करेंगे, जब वस्तु का हम देखेंगे कि उसका सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो वस्तु की जब सम सीमांत उपयोगिता कम होगी, यानी कि ये कम हो रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम हो रही है, तो ये कम हो गई तो फिर ये असंतुलित हो जाएगा ना इक्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे कमी लाएंगे। तो यहाँ पे कमी कैसे होगा, इसमें तो कमी होगा नहीं, ये स्थिर है, तो हम किस में कमी देखेंगे, PX में। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता कब कम होती है, जब हम उसका ज़्यादा उपभोग करते हैं। ज़्यादा उपभोग कब करेंगे, जब उस वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये कम हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, तो यहाँ पे PX को कम होना पड़ेगा। ठीक है, जब PX कम होगा तो ये फिर इक्वल टू हो जाएंगी और संस्थिति की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में आप देख लीजिए, ये जो है MUX है, यानी कि ये जो रेखा है यहाँ पे वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो अब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X मान लीजिए E3 से कम होके E2 पे आ गया, तो क्या होगा, P में कमी आ जाएगी, तो वो P1 से P2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका उपभोग बढ़ता जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, इसका हम चर्चा कर चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, आप इसको फिर समझ लीजिए, जब तक ये नहीं समझ में आएगा, चित्र आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब इसकी हिंदी होती है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी कब आएगी, जब उस वस्तु का आप ज़्यादा उपभोग करेंगे ना, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ठीक है, जब उसकी मांग कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। यही बात ये यहाँ पे बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं मार्शल। ठीक है, E2 से E1 पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, तो क्या हो गया, फिर देखिए यहाँ पे प्राइस कम होगा, तभी ना ये वाला इक्वेशन संतुलित रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे हम इस वाले फिगर में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी OPX1 था जब, तो OQ मात्रा हो रही थी। जब उसके मूल्य में गिरावट हुई तो क्या हो गया, Q1 पे आ गया, ज़्यादा मात्रा हो गई। फिर कम हुआ तो हम Q2 पे आ गए। तो ये जो डिमांड रेखा ये जो बनेगी, इन बिंदुओं को डिसाइड करेगी, मिलाती हुई जाएगी, वही क्या हो गई, मांग वक्र रेखा हो गई। ये किसको जोड़ रही है, ये संस्थिति की स्थिति को जोड़ रही है। E3, E2, E1 यही क्या हो जाएगी, ये मांग वक्र हो जाएगी। यहाँ पे E3 की स्थिति में क्या है, इतना इक्वल टू MUX। भाई संस्थिति की स्थिति यही तो है ना, ये चीज़। ठीक है, तो जब भी उपयोगिता घटती जाएगी
वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी, वस्तु की मात्रा तभी बढ़ेगी जब उसके मूल्य में गिरावट होगी। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं थोड़े थोड़े अभी, और आने वाले समय में उसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको जो है पूरी चीज़ें पढ़ लेने पे, वीडियो देखने के बाद अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को मतलब लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और कमेंट भी करिए जो भी आपको लगता है सही या गलत। लाइक डिसलाइक है तो बता दीजिए क्यों आपको ये पसंद नहीं आया, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए जो भी लोग जीआरसी लेक्चरर या यूपी पीजीटी टीजीटी या एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मतलब पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।